मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो नहीं खाती वो मैं नहीं बनाती। जैसे? जरा हम भी तो सुने, तुम क्या नहीं खाती, क्या नहीं बनाती? बेटा जो कि रिंकी को देखते ही उसका दीवाना हो गया था और ठान लिया था शादी तो वो रिंकी से ही करेगा। अरे रहने देना माँ, ठीक ही तो है। अब तू भी तो वो नहीं बनाती ना जो तू नहीं खाती। अब माँ कुछ कहती उससे पहले ही बेटे ने रिश्ता पक्का कर दिया और हो जाती है शादी रिंकी की रिंटू से। शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था और घर में सुबह सुबह महाभारत होने वाली थी। रिंटू के घर में सुबह की चाय एक धर्म की तरह थी। ससुर जी बिना चाय के उठते नहीं थे। माँ को चाय पीकर ही दुनिया सही लगती थी और रिंटू तो रात को सोते वक्त भी चाय का सपना देखता था। सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, आंखें दरवाजे पर टिकी थी। अरे भाई, बहू रानी को गए तो 15 मिनट हो गए, चाय कब आएगी? मेरा सिर फटा जा रहा है। आती हो कि नहीं बहू है, सब सीखेगी धीरे धीरे। माँ भेज देना चाय यार, नींद नहीं खुल रही मेरी। अरे चुप कर, बहू बना रही है, आएगी चाय। तभी रिंकी किचन से बाहर आती है, हाथ में एक छोटी सी ट्रे, उस पर 3 छोटे छोटे ग्लास, गहरे हरे रंग का कुछ लिक्विड भरा हुआ। लीजिए माँ जी, चिया सीड्स शॉट्स, सुबह के लिए परफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, गट हेल्थ के लिए कमाल का है। सन्नाटा। ये क्या है बेटा? चिया सीड्स शॉट्स पापा जी, बॉडी डिटॉक्स होती है इससे। बेटा हमारी बॉडी को डिटॉक्स नहीं चाहिए, हमें चाय चाहिए कड़क अदरक वाली। पापा जी मैं चाय नहीं पीती ना, तो चाय नहीं बनाती, मेरी शर्त थी ना, आप लोगों ने मानी थी। बेटा वो शर्त खाने के लिए थी, ये तो चाय है। माँ जी खाना हो या पीना, रूल तो रूल है। अंदर से आवाज आती है, माँ चाय आई क्या? यार मर जाऊंगा मैं। रिंटू बाहर आ। रिंटू आता है, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई। चाय कहाँ है? वो देख, तेरी बीवी ने चिया सीड्स शॉट्स वाला जहर लाकर रख दिया है। रिंकी यार चाय बना देना। जानू मैं चाय नहीं पीती। तो क्या मैं भी नहीं पीऊंगा? अरे बना लो ना। मैं बनाऊं? हाँ बना, क्योंकि तेरी बीवी नहीं बनाएगी तो तू ही बनाएगा, बड़े शौक से लाया था ना इसे। माँ तो तू भी तो बना सकती है ना। रेंटो, मैंने 25 साल इस घर को चाय पिलाई है, अब मेरा टाइम आया है, जा किचन में। बेटा बस एक कप पापा के लिए। पापा जी ये शॉट्स पी लो ना, 10 दिन में आपकी खुद ब खुद चाय छूट जाएगी। ससुर जी ने वो हरा ग्लास उठाया, सूंघा और वापस रख दिया। रिंटू बेटा किचन किधर है? रिंटू पहली बार अपनी जिंदगी में चाय बनाने के लिए किचन में घुसा और रिंकी सोफे पर बैठकर अपना चिया शॉट्स पीने लगी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खुश। दोपहर को किचन से अजीब सी महक आ रही थी। माँ ने नाक सिकोड़ी, ये क्या बन रहा है किचन में? कोई जड़ी बूटी उबाल रही है क्या बहू? मुझे तो दाल मखनी की खुशबू आनी चाहिए थी, ये क्या है भाई? रिंकी किचन से थाली लेकर आई, ट्रे पर रखा था ब्राउन राइस, मिलेट की मोटी मोटी रोटी और एक कटोरी में उबली हुई सब्जी, बिना तेल, बिना मसाला, बिना कुछ। बेटा ये क्या है? माँ जी लंच, ब्राउन राइस, मिक्स मिलेट रोटी और स्टीम्ड वेजिटेबल्स, बहुत हेल्दी है। बेटा ये रोटी है या जूता है? इतनी मोटी, और रंग भी क्या है इसका? पापा जी मिलेट है, ज्वार, बाजरा, रागी तीनों को मिलाकर बनाई है। बेटा इस घर में 30 साल से दाल मखनी बनती आ रही है, बटर नान बनते आ रहे हैं, या ब्राउन राइस और जूते वाली रोटी कब से शुरू हो गई? माँ जी मैं मैदा नहीं खाती ना, तेल मसाला नहीं खाती, तो वो तो बनाऊंगी नहीं, मेरी शर्त थी ना। रेंटो आ इधर। रिंटू आया, थाली देखी, 1 सेकंड रुका। रिंकी यार थोड़ा मक्खन तो डाल देती। जानू मैं मक्खन नहीं खाती। मेरे लिए? जानू तुम भी मत खाओ, इतने हेल्दी हो जाओगे, सब देखते रह जाएंगे। रिंटू बेटा तू अपनी पत्नी को समझा, ऐसा कैसे चलेगा? यह घर है, कोई डाइट क्लिनिक नहीं। माँ रिंकी सही तो कह रही है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, सुन रहे हो? आपके बेटे को क्या हो गया है? अरे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। अब क्या बोलूं, पेट भरना है तो खाना तो पड़ेगा। लेकिन फिर अगली रात के 11 बज रहे थे, घर में सब सो चुके थे।
रिंटू बेड पर लेटा था, आंखें छत पर टिकी थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, बटर पनीर कढ़ाई। वो धीरे से उठा। रिंकू गहरी नींद में थी। रिंटू ने चुपके से फोन उठाया, ज़ोमैटो खोला, सर्च किया, पनीर कढ़ाई, तंदूरी रोटी। बस एक बार, बस आज रात कोई नहीं देखेगा। ऑर्डर दे दिया। डिलीवरी टाइम 35 मिनट। चुपचाप नीचे गया, दरवाजे के पास बैठ गया अंधेरे में। 15 मिनट बाद माँ किचन में पानी पीने आई। रिंटू को देखा। तो यहाँ क्यों बैठा है अंधेरे में? वो बस नींद नहीं आ रही थी ना। ज़ोमैटो किया है? नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। रिंटू चुप। क्या मंगाया है? कढ़ाई पनीर। माँ 1 सेकंड रुकी। 2 रोटी मेरे लिए भी रख देना। दोनों माँ बेटे अंधेरे में दरवाजे के पास बैठ गए। 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आया। रिंटू ने बैग लिया, दोनों किचन में गए और चुपचाप बैठकर खाने लगे, बिना आवाज किए। तभी ऊपर से आवाज आई, जानू नीचे हो क्या? रिंटू और माँ ने एक दूसरे को देखा। रिंटू ने झटपट बैग छुपाया। बस पानी पी रहा था। तो मैं भी आती हूँ। रिंटू की सांस रुकी। माँ ने डब्बा कैबिनेट में ठूस दिया। रिंकू नीचे आई, किचन में आई, इधर उधर देखा। यह कढ़ाई पनीर की खुशबू क्यों आ रही है? ओह, मैंने अगरबत्ती लगाई थी ना, कढ़ाई पनीर वाली खुशबू है। नहीं है। ऐसी अगरबत्ती भी होती है क्या? अरे बेटा, आजकल तो सब कुछ होता है। रिंकी पानी लेकर ऊपर चली गई। रिंटू और माँ ने राहत की सांस ली, फिर चुपचाप कैबिनेट खोला। जल्दी से खा ले, ठंडा हो रहा है। और जा, तेरे पापा को भी बुला ला। 3 दिन बाद घर में बेटी आने वाली थी, रिंटू की बहन सिम्मी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी खाने की शौकीन थी। बहू, सिम्मी आ रही है, उसे ना छोले भटूरे और मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है, तो बना देना। बिल्कुल माँ जी, बनाऊंगी ना। माँ की आंखें चमक गई। लगा चलो बहू मान गई। सिम्मी आई, खुश हुई, बोली, भाभी ने खाना बनाया है। खुशी से खाने बैठी। टेबल पर रखा था मिलेट के भटूरे, जो फूले नहीं थे, चपटे थे। छोले की जगह उबले हुए काले चने बिना मसाला। मलाई कोफ्ता की जगह उबले आलू के गोले। भाभी, ये सिम्मी तुम्हारी पसंद का ही बनाया है, छोले भटूरे और कोफ्ता, बस मेरे स्टाइल में। भैया खा ले यार, बहुत हेल्दी है। भगवान इस घर को बचा ले। सिम्मी ने एक कोफ्ता उठाया, मुंह में डाला और चेहरा बनाया और चुपचाप फोन निकालकर स्विगी खोल लिया। रिंकी मुस्कुराते हुए अपना मिलेट भटूरा खाने लगी, बिल्कुल संतुष्ट। घर में एक अजीब सी मुसीबत आ गई थी। पहले घर में काम वाली बाई सावित्री खाना बनाती थी, लेकिन उसके हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं था। नमक ज्यादा, मसाला कम, दाल पतली, रोटी कच्ची। सावित्री, तूने फिर दाल में पानी भर दिया। ये दाल है या नहाने का पानी? दीदी जी, पतली दाल हेल्दी होती है। तू भी बहू की भाषा बोलने लगी। सावित्री का खाना चलता नहीं था और बहू का खाना खाया नहीं जाता था। बहू के आने से पहले इस घर में खाना बनता था, अब क्या हो गया? अब मुझसे मत पूछो, अपने बेटे से पूछो। माँ यार क्या? रिंटू बेटा सुन, तेरी पत्नी जो खाएगी वही बनाएगी। सावित्री से बनता नहीं और अब मुझे रोज किचन में घुसना नहीं। तो बता, इस घर में खाना कौन बनाएगा? माँ, थोड़ा एडजस्ट करो ना। 30 साल से एडजस्ट कर रही हूँ बेटा, अब मेरा एडजस्टमेंट खत्म। बेटा, कल से मैं बाहर से खाना लाया करूंगा, चुपचाप। पापा, माँ को पता चलेगा तो क्या, भूखे तो नहीं रहेंगे? तभी रिंकी किचन से किनोआ सलाद लेकर आई। लीजिए, सबके लिए बनाया है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। ससुर जी उठे, चुपचाप जूते पहने। कहाँ जा रहे हो? पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ दाल मखनी बनी है, सूंघ रहा हूँ सुबह से। सिमी रात को माँ के कमरे में आई, दरवाजा बंद किया। माँ समझ गई कुछ पकड़ा है। माँ, एक आइडिया है। बोल। भाभी का नियम है ना, जो नहीं खाती वो नहीं बनाती, तो तू भी नियम बना दे, जो तू नहीं खाती वो तू नहीं मंगाती। माँ 1 सेकंड रुकी, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आई। सिम्मी, तू मेरी बेटी है और तू मेरी माँ। अगले हफ्ते राशन वाला आया। माँ ने लिस्ट दी। आटा, चावल, दाल, मसाले, मैदो, सरसों का तेल, घी, सब आया, लेकिन ब्राउन राइस नहीं, मिलेट नहीं, चिया सीड्स नहीं, किनोआ नहीं, आलमंड मिल्क नहीं। रिंकी किचन में गई, डिब्बे खोले, इधर देखा उधर देखा।
माँ जी, ब्राउन राइस नहीं आया क्या? नहीं बेटा, मिलेट? वो भी नहीं। चिया सीड्स? बेटा वो क्या है, मुझे तो पता भी नहीं है। माँ जी, ये सब मंगाना था, मैं इसी से तो खाना बनाती हूँ। माँ ने हाथ जोड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिंकी करती थी। बेटा, हम जो नहीं खाते वो हम नहीं मंगाते। घर का बजट इतना नहीं है कि 2-2 तरह का राशन आए, हैं? ब्राउन राइस अलग, सफेद चावल अलग, मिलेट अलग, आटा अलग। एक घर में 2-2 किचन थोड़ी ना चलेंगे। रिंकी का मुंह खुला रह गया। लेकिन माँ जी, ये तो बेटा नियम तो नियम होता है, तुमने भी तो यही कहा था ना। रिंटू पास में खड़ा था। उसने एक बार रिंकी को देखा, एक बार माँ को। माँ यार, ये ठीक नहीं है। रिंटू बेटा, जो मेरे लिए ठीक नहीं था वो तो तूने सुना नहीं। आप चुप रह। शाबाश। रिंकी कमरे में बैठी थी, भूखी थी, गुस्से में थी। फोन उठाया और मम्मी को लगाया। मम्मी, यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। सास ने राशन में मेरा कुछ नहीं मंगाया, न मिलेट न ब्राउन राइस। मैं क्या खाऊं? तो क्या खा रही है? कुछ नहीं, भूखी बैठी हूँ। अच्छा, और सास क्या खा रही है? वो अपनी दाल रोटी खा रही है। बेटा एक बात पूछूं? पूछो। जब तूने शादी से पहले बोला था जो नहीं खाऊंगी नहीं बनाऊंगी, तब मैंने क्या कहा था? रिंकी चुप। मैंने कहा था बेटा ससुराल घर होता है, होटल नहीं। लेकिन तू नहीं मानी। रिंटू तेरे पीछे पागल था तो उसने तुझे हाँ कर दी। मम्मी, तुम भी उनकी साइड ले रही हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, सच बोल रही हूँ बेटा। उन्होंने भी तेरा नियम माना, अब उन्होंने अपना नियम बनाया तो गलत क्या है? लेकिन मम्मी, मेरी हेल्थ का सवाल है। और उनके घर के बजट का सवाल है। बेटा सुन, तेरी नानी ने कभी किनोआ नहीं खाया, 90 साल जी गई। थोड़ा घी रोटी खा लेगी तो मर नहीं जाएगी। मम्मी। और एक बात, जो घर तुझे रोज खाना खिलाए उस घर की सास से लड़ना शोभा नहीं देता। जा बेटा, माँ जी के हाथ की दाल खा और एक दिन उन्हें अपने हाथ की खिचड़ी खिला। फोन कट गया। रिंकी देर तक फोन देखती रही। बाहर किचन से दाल मखनी की खुशबू आ रही थी। भाभी चाय पियोगी? ओ हाँ, तुम तो पीती नहीं हो ना। रिंकी ने सिम्मी को देखा, सिम्मी ने रिंकी को देखा। दोनों समझ गई असली खेल अब शुरू हुआ था। 3 दिन बाद घर में रिंकी का सारा स्टॉक खत्म हो गया। आखिरी चिया सीड्स वाली बोतल भी खाली हो गई। आखिरी मिलेट की रोटी भी बन गई। अब घर में था सिर्फ सफेद चावल, देसी घी और माँ की दाल मखनी। रिंकी किचन में खड़ी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। माँ किचन में आई, चुपचाप दाल मखनी का तड़का लगाने लगी। घी का धुआं उठा, जीरे की खुशबू फैली। रिंकी की नाक ने जवाब दे दिया। माँ जी, 1 कटोरी मिलेगी क्या? माँ ने पलट कर देखा, फिर बिना कुछ बोले 1 कटोरी में दाल मखनी डाली और रिंकी के सामने रख दी। रिंकी ने 1 चम्मच मुंह में डाला, आंखें बंद हो गई। माँ जी, ये आपने क्या डाला इसमें? बस देसी घी और प्यार। सच में? इतनी अच्छी दाल मखनी मैंने रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई। माँ के चेहरे पर कुछ हिला। बहुत दिनों बाद किसी ने तारीफ की थी। अगले दिन रिंकी ने खिचड़ी बनाई, लेकिन इस बार थोड़ा अलग। सफेद चावल में 1 मुट्ठी मिलेट मिलाया, हल्का जीरा डाला, थोड़ी हल्दी। माँ को दी। इसमें कुछ अजीब तो नहीं डाला है ना? बस थोड़ा मिलेट मिलाया माँ जी, ट्राई करो ना। माँ ने 1 चम्मच लिया। हल्की है, पेट पर भारी नहीं लग रही। माँ जी, आपके हाथ का तड़का डलवाऊं इसमें? माँ किचन में गई, घी में जीरा डाला, हींग डाली, खिचड़ी में डाल दिया। दोनों ने मिलकर खाया। बेटा ये खिचड़ी ठीक है। और माँ जी, आपकी दाल मखनी बहुत ठीक है। ससुर जी दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। बेटा अंदर देख। अरे, ये तो माँ और रिंकी मिलकर खाना बना रही है। हाँ, जब भूख लगती है ना तो इंसान समझदार हो ही जाता है। अब किचन में रोज कुछ नया बनने लगा। दाल मखनी में घी कम हुआ, खिचड़ी में तड़का बढ़ा, मिलेट की रोटी पर थोड़ा मक्खन लगने लगा और ब्राउन राइस में माँ का जीरा और घी पड़ने लगा। शाम का वक्त है। लिविंग रूम में अनिका तैयार होकर राहुल का इंतजार कर रही है। राहुल जल्दी चलो, मम्मी जी अभी किचन में है। इससे पहले कि उन्हें पता चले हम चुपके से निकल चलते हैं। मेरा बहुत मन हो रहा है वो नुक्कड़ वाली तीखी चाट खाने का। हाँ, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, चलो चलो। जैसे ही दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से कविता जी की आवाज गूंजती है। अरे कहाँ की तैयारी है? चाट खाने जा रहे हो क्या? मम्मी जी आपको कैसे पता?
अरे बहू, तुम्हारी सैंडल की खटखट बता रही थी कि कहीं बाहर का प्रोग्राम है और राहुल के मुंह से अभी चाट शब्द निकला। बहुत अच्छा किया। मेरा भी मन आज बड़ा चटपटा खाने का था। रुको, मैं जरा अपनी चप्पल पहन लूं। माँ, वो भीड़ बहुत होगी वहां, आप थक जाओगी। अरे, तुम हो ना हाथ पकड़ने के लिए। और वैसे भी अकेले अकेले खाने में वो स्वाद कहाँ जो साथ में आता है। चलो चलो, देर हो रही है। कविता जी जल्दी से अपनी चप्पलें पहनती है और चाबियां घुमाते हुए सबसे आगे निकल जाती हैं। देखा राहुल, चुपके से का मौका तो मिला ही नहीं। अब वहाँ ठेले पर खड़े होकर रोमांटिक बातें करना तो भूल ही जाओ। बस अब मम्मी जी को पापड़ी कम देना और दही ज्यादा डालना, यही चलेगा। यार, अब आ गई है तो चलो, क्या कर सकते हैं। नुक्कड़ की चाट वाली दुकान बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। राहुल और अनिका एक किनारे खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कविता जी बीच में आ जाती हैं। भैया सुनो, मिर्च जरा कम रखना, मेरी बहू का पेट खराब हो जाएगा। और हाँ, मेरे वाले में सॉल्ट ज्यादा डालना। राहुल बेटा, तू आलू की टिक्की लेगा या गोलगप्पे? माँ, मैं देख लूंगा, आप अपनी प्लेट लो ना। अरे तू क्या देखेगा, मुझे पता है तुझे करारी टिक्की पसंद है। बहू, तुम ये लो, मैंने भैया से बोलकर तुम्हारे लिए कम तीखी बनवाई है। अनिका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए प्लेट पकड़ती है। वो राहुल का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कविता जी अपना खाली पत्तल राहुल को पकड़ा देती है। ये लो बेटा, जरा इसे डस्टबिन में डाला ना। और सुनो, एक प्लेट और लगवा लो, हम तीनों बांट कर खाएंगे, प्यार बढ़ता है। प्यार का तो पता नहीं मम्मी जी, पर मेरा बीपी जरूर बढ़ रहा है। ओ भैया, मेरी बहू की प्लेट में जरा सा दही और डालो, इसे सूखा पसंद नहीं है। और देखो, पापड़ी एकदम ताजी होनी चाहिए। मम्मी जी, मैं बोल दूंगी ना, आप अपनी चाट एंजॉय कीजिए। अरे राहुल बेटा, तू क्या हाथ पे हाथ खड़े धरे बैठा है? जरा वो जा सामने वाली दुकान से पानी की बोतल ले आ। ये लोग तो मटके का पानी देते हैं, पता नहीं कैसा होगा। मम्मी, अभी लाता हूँ। राहुल पानी लेने चला जाता है। मम्मी जी, वैसे आप घर पर आराम करती तो अच्छा होता। यहाँ कितनी धक्का मुक्की है, अगली बार हम आपके लिए पैक करवा लेंगे। अरे पागल, पैक की हुई चाट में वो बात कहाँ, असली मजा तो ऐसे खड़े होकर खाने में है। राहुल पानी की बोतल लेकर वापस आता है। ये लो माँ पानी, अब चले। रुक रुक, अभी तो वो मुफ्त वाली सूखी पापड़ी बाकी है। भैया, 2 पापड़ी देना जरा, उस पर थोड़ा मसाला छिड़क के। भैया सबको एक एक सूखी पापड़ी देते हैं। कविता जी उसे बड़े चाव से खाती हैं। वाह, मजा आ गया। अब सुनो, लौटते वक्त वो नुक्कड़ वाले शर्मा जी की दुकान से दूध भी लेते चलेंगे। बोझ तो अब भी पड़ रहा है राहुल। चुपचाप चलो अनिका। घर पहुंचते ही अनिका सीधे बेडरूम में जाकर धप से बेड पर गिर जाती है। पीछे से राहुल दरवाजा बंद करता है। बस राहुल, अब और नहीं, मेरा दम घुट रहा है। यार, मम्मी जी को हर जगह हमारे साथ जाना होता है। यार अनिका, वो बस खुश हैं, उन्हें लगा कि हम अकेले बोर हो रहे होंगे, इसलिए साथ आ गई। बोर? राहुल, हमारी शादी हुए 6 महीने हुए हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें? शांत हो जाओ, मम्मी का स्वभाव ऐसा ही है। अभी सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। अगली सुबह राहुल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अनिका उसे नाश्ता दे रही है। तभी किचन से कविता जी की आवाज आती है। राहुल बेटा, शाम को जल्दी फ्री हो जाना, मोहिनी कह रही थी कि पड़ोस के पार्क में नया झूला लगा है, देखने चलेंगे। अनिका बिना जवाब दिए राहुल को घूरती है। मैं संभाल लूंगा माँ, शाम को थोड़ा काम है, देखेंगे। दोपहर का वक्त है। अनिका किचन में काम कर रही है। तभी राहुल का फोन आता है। हाँ राहुल, बोलो। सुनो, आज शाम का पक्का प्लान है, मैं ऑफिस से सीधे घर आऊंगा, हम खाना खाएंगे और फिर रात को चुपके से नाइट वॉक पर निकलेंगे। पक्का ना? मम्मी जी को पता चला तो? अरे नहीं, वो उस वक्त तक सो जाती हैं, बस तुम तैयार रहना। रात के 9:30 बजे सबने साथ में खाना खाया। कविता जी टीवी देख रही थी। आज तो खाना खाकर ऐसी नींद आ रही है कि बस मैं तो सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। जी मम्मी जी, आप सोइए, हम बस बर्तन समेट कर सो रहे हैं। रात के 10:30 बजे राहुल और अनिका दबे पांव जूते हाथ में लेकर मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। चले क्या? हाँ चलो। पक्का ना? गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हाँ पक्का, तुम कुंडी धीरे खोलना। आज फाइनली शांति मिलेगी, चलो जल्दी। दोनों दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही राहुल कुंडी खोलता है, कविता जी अपनी आंखें खोल देती हैं। कहाँ? वॉक पर? रुको रुको, मैं अपनी शॉल लेकर आती हूँ, रात की हवा ठंडी है। मम्मी जी, आप सो रही थी, आप आराम करिए ना, हम बस 5 मिनट में आते हैं। अरे कहाँ, चलो मैं भी चलती हूँ, तुम अकेले जाओगी तो बोर हो जाओगे, मैं तुम्हें अपने जमाने के किस्से सुनाऊंगी। ठीक है माँ, चलिए। राहुल और अनिका बेमन से कविता जी के साथ वॉक पर जाते हैं।
पता है राहुल, कल सुबह मैंने सोचा है हम तीनों जॉगिंग पर चलेंगे। मैंने कल ही टीवी पर देखा कि सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है। तुम दोनों मुझे पार्क ले चलना, और हाँ, लौटते वक्त ताजी सब्जियां भी ले आएंगे। मम्मी जी, कल सुबह तो राहुल को ऑफिस के लिए काम से जल्दी निकलना था, है ना राहुल? कोई बात नहीं, तो मैं और तुम चले जाएंगे। सास बहू की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी और सैर भी। क्यों बहू? जी मम्मी जी, क्यों नहीं। अनिका बिना कुछ बोले तेज कदमों से आगे निकल जाती है। अगले दिन दोपहर का वक्त है। अनिका लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर अपनी पसंद की एक वेब सीरीज देख रही थी। क्या देख रही है बहू? ये वही लड़ाई झगड़े वाली फिल्म है क्या? नहीं मम्मी जी, ये एक थ्रिलर सीरीज है, बहुत सस्पेंस है इसमें। सस्पेंस वस्पेंस छोड़, देख जरा स्टार प्लस लगा, साथ में नाटक देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। यहाँ तो रियल लाइफ में ही मजा आ रहा है मम्मी जी। शाम का वक्त है। अनिका ने राहुल के साथ बालकनी में बैठकर शांति से चाय पीने का प्लान बनाया है। उसने 2 कप चाय बनाई और बालकनी में गई। राहुल, देखो आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ अनिका, बहुत सुकून है यहाँ। थैंक गॉड, यहाँ मम्मी जी नहीं है। हाँ, पर अब तुम आवाज मत करो। दोनों पति पत्नी बैठ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कविता जी अपनी कुर्सी खींचते हुए बीच में आकर बैठ जाती हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा भुट्टा है। अरे वाह, चाय बन गई। मेरी वाली में अदरक थोड़ा ज्यादा डाला है ना बहू? और ये देखो, मैं गर्मा गर्म भुट्टे भुनवा कर लाई हूँ। मम्मी जी, आप यहाँ इस छोटी सी बालकनी में हम 3 कैसे? अरे दिल बड़ा होना चाहिए। राहुल बेटा, जरा ये भुट्टा पकड़, मैं जरा पड़ोस वाली शीला को आवाज लगा दूं। ओ शीला, देख हम सब साथ में चाय भुट्टा खा रहे हैं, तू भी आ जा। अरे नहीं नहीं, तू ही कर ले बहन ये तमाशे, मुझे शौक नहीं है। चलो अच्छा है, कोई तो समझदार है यहाँ। हाँ हाँ, जा बहन तू जा। शीला जी चली जाती हैं और कविता जी फिर से बहू बेटे के साथ वक्त बिताती हैं। अब रात का वक्त है। राहुल और अनिका अपने कमरे में फुसफुसा कर बात कर रहे हैं। राहुल के हाथ में ऑफिस से मिला एक वाउचर है। अनिका देखो, ऑफिस की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉय का रिवॉर्ड मिला है। सिटी के सबसे बड़े वाटर पार्क के 2 प्रीमियम पास। सच में राहुल? वाह, कल संडे भी है, हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ की रेन डांस और स्लाइड्स बहुत जबरदस्त है। कम से कम कल का दिन तो हम बिना किसी डिस्टरबेंस के बिताएंगे। हाँ, मैंने बैग पैक कर लिया है, बस मम्मी को सुबह बता देंगे कि हम बाहर जा रहे हैं। अगली सुबह दोनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं। तभी कविता जी उन्हें रोक लेती हैं। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो दोनों? अरे माँ, वो हमारा वाटर पार्क का प्लान है आज। अरे, तो पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। अरे लेकिन मम्मी जी, हमें ऑफिस के पास मिले हैं। अरे तो मेरी टिकट खरीद लेना। तुम रुको, मैं आती हूँ। लेकिन मम्मी। कविता जी राहुल की बात सुने बिना ही अंदर जाती है और बड़ी सी पानी की बोतल और सनग्लासेस लगा कर आती है। अरे चलो चलो, मैंने आलू के पराठे पैक कर लिए हैं। वाटर पार्क का खाना बहुत महंगा और खराब होता है। मम्मी जी, वाटर पार्क में आप क्या करेंगी? अरे बहू, जो तुम लोग करोगे, मजे। और क्या, वैसे भी सुना है वहाँ बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन डिस्काउंट मिलता है। चलो चलो, गाड़ी निकालो। राहुल और अनिका को ना चाहते हुए भी कविता जी को वाटर पार्क ले जाना पड़ता है। वाटर पार्क पहुंचते ही अनिका और राहुल पूल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कविता जी हाथ में लाइफ जैकेट पकड़े उनके बीच में आ जाती है। ओ राहुल, रुको, पहले ये लाइफ जैकेट तो पहनो, और बहू तू जरा सनस्क्रीन लगा ले, धूप बहुत तेज है। मम्मी जी, ये सिर्फ 3 फीट पानी है और यहाँ लाइफ जैकेट की जरूरत नहीं है, और हमें वो ऊंची वाली स्लाइड पर जाना है। ऊंची स्लाइड? पागल हो गई है क्या? वहां से गिरोगे तो हड्डियां सलामत नहीं रहेंगी। चलो बहू और मैं मिलकर उस लेजी रिवर में बैठेंगे, राहुल पीछे से धक्का देगा। अनिका और राहुल बेबसी से लेजी रिवर में टायर पर बैठते हैं। कविता जी अनिका के टायर को कस के पकड़े हुए हैं। मैंने सोचा था राहुल हम मस्ती करेंगे, यहाँ तो मम्मी जी मुझे ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे मैं पहली क्लास की बच्ची हूँ। अरे बहू देख, वो ऊपर से बाल्टी गिर रही है, चलो चलो उसके नीचे खड़े होते हैं। राहुल तू फोटो खींच हमारी। जैसे ही पानी की बड़ी बाल्टी गिरती है, कविता जी का चश्मा पानी में बह जाता है। अरे मेरा चश्मा! राहुल ढूंढ जल्दी, बहू मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। राहुल बस बहुत हुआ, मुझे अब घर जाना है। अरे बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, अब बस हो गया, चलो घर चले। शाम को तीनों घर आते हैं। अनिका का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और राहुल उसके पीछे पीछे। अरे यार अनिका, रुको तो सही। नहीं, अब बहुत हो गया। अरे लेकिन वेकिन क्या राहुल? तुम्हारी मम्मी जब देखो बीच में आती है। हमारी कोई प्राइवेसी है या नहीं? या हर समय मैं ससुराल साथ लेकर चलूं? कभी तो मुझे ससुराल के बिना बाहर जाने को मिले। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ करता हूँ।
तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं करूंगी अब। अरे यार सुनो तो सही, मैंने एक हनीमून प्लान बनाया है। हाँ, उसे हनीमून नहीं, मम्मी जी की छुट्टियों का प्लान कहो, क्योंकि वो तो हमारे साथ जाएंगी। नहीं जाएंगी, देखो तो सही। पक्का ना? चलो दिखाओ। राहुल और अनिका के बेडरूम में राहुल लैपटॉप पर होटल की तस्वीरें देख रहा है और अनिका बेड पर बैठी एक्साइटेड है। अनिका देखो ये वाला रिजॉर्ट, मालदीव में वाटर विला, एकदम प्राइवेट, चारों तरफ बस समंदर और हम दोनों। ओएमजी राहुल, ये तो सपने जैसा है। फाइनली हमारी शादी के 6 महीने बाद हमें अकेले वक्त मिलेगा। कल ही बुकिंग कर दें? हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही बुकिंग कर दूंगा। दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। कविता जी हाथ में दूध का ग्लास लिए अंदर आती हैं। अरे मालदीव जा रहे हो? सुना है वहां का पानी एकदम नीला नीला होता है, जैसा वो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे। माँ आप कब आई? और आपको कैसे पता हम मालदीव जा रहे हैं? अरे मैं तो दूध देने आई थी, पर कानों में बात पड़ गई। बहुत अच्छा किया राहुल, अकेले अकेले तुम दोनों बोर हो जाते। अब मैं साथ चलूंगी तो तुम दोनों की फोटो भी खींच दूंगी और मुझे भी बुढ़ापे में थोड़ा समंदर दिख जाएगा। मम्मी जी वो एक्चुअली वो हनीमून पैकेज है, मतलब कपल्स के लिए। तो क्या हुआ, मैं कौन सा तुम्हारे बीच में बैठूंगी, मैं तो बस किनारे पर बैठ के लहरें देख लूंगी। और हाँ, वो तैरने वाले कपड़े मत लेना, मैं अपनी साड़ियाँ पैक कर लूंगी। राहुल बेटा मेरी वाली टिकट भी अभी बुक कर दे, बाद में महंगी हो जाएगी। लेकिन माँ। अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं भी जाकर अपनी सहेली शीला को फोन करती हूँ कि मैं मालदीव जा रही हूँ। पैकिंग शुरू करो बहू। कविता जी गुनगुनाती हुई बाहर निकल जाती है। राहुल अब ये हद है, हर जगह तो साथ चलती हैं और अब हनीमून पर भी। अनिका प्लीज, वो बस एक्साइटेड है। ये एक्साइटमेंट नहीं है राहुल, अब ये पानी सिर के ऊपर है, अब मुझे अपनी प्राइवेसी वापस चाहिए। अनिका शांत हो जाओ, अब क्या मैं उन्हें मना कर दूं? कितनी उम्मीद से कह रही थी वो। उम्मीद? राहुल वाटर पार्क ही या वॉक, शॉपिंग, मूवी, चाट, उनका तो हर जगह का हो गया है, और अब हनीमून पर भी, लाइक सीरियसली। तो क्या करूं, वो माँ है मेरी, कोई अजनबी नहीं। पर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राहुल। तुम चिड़चिड़ी हो रही हो। मैं चिड़चिड़ी नहीं, परेशान हो चुकी हूँ। अगर मम्मी जी इस ट्रिप पर गई तो मैं नहीं जा रही, तुम अपनी माँ के साथ ही हनीमून मना लेना। अनिका गुस्से में पैर पटकते हुए कमरा छोड़कर बाहर भागती है। दरवाजे के पास खड़ी कविता जी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। उनकी आंखों में आंसू हैं। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाने बैठते हैं। टिकट कैंसिल कर दो बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। और बेटा अनिका, मुझे माफ कर देना, मेरा इरादा तुम्हारे बीच में आने का कभी नहीं था। हाँ वो तो सब दिख रहा है। अरे अनिका अब बस भी करो। क्या बस करो राहुल, बस इनको करना चाहिए ना। माँ हमें माफ कर दो, अनिका का वो मतलब नहीं था। नहीं बेटा, बहुत सही है, लेकिन सच ये है कि जब मेरी शादी हुई मैं भी तुम्हारी तरह घूमना चाहती थी, पर पहले तुम्हारे ससुर जी की ड्यूटी, फिर तुम बच्चों की पढ़ाई, जिम्मेदारियों ने पैर ऐसे जकड़े कि मैं कभी घर की दहलीज के पार देख ही नहीं पाई। माँ आपने कभी बताया नहीं। जब मैं तुम दोनों को साथ जाते देखती थी तो मुझे अपना वो अधूरा सपना दिखने लगता था। मुझे लगा तुम्हारे साथ चलकर मैं अपनी पुरानी जिंदगी जी लूंगी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम दोनों की आजादी छीन रही हूँ। मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए। माँ हमें माफ कर दो। मम्मी जी हम आपके गुनहगार हैं। हमने सिर्फ अपनी प्राइवेसी देखी, आपकी आंखों में छिपे उस खालीपन को कभी पढ़ा ही नहीं। हमें माफ कर दीजिए। अरे पगली, माफी मत मांग, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। अब से तुम दोनों जहां भी जाओगे मैं बीच में नहीं आऊंगी। मैं घर पर रहकर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। कविता जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती हैं। राहुल और अनिका अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठते हैं। राहुल, मम्मी जी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। हमें उनके लिए कुछ बड़ा करना होगा। मैं सोच रहा था उन्हें हमारे साथ ले चले, पर वो अब मानेंगी नहीं। उन्हें हमारे साथ नहीं, अपनी उम्र के लोगों के साथ भेजना होगा। देखो, मैंने श्रवण सेवा टूर्स का पैकेज चेक किया है। ये खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए है। बनारस की गंगा आरती, उज्जैन के महाकाल दर्शन और ओमकारेश्वर। अरे वाह, ये तो परफेक्ट है। और पता है, पड़ोस की शीला आंटी और मोहिनी चाची भी हमेशा तीर्थ जाने की बातें करती हैं।
तो फाइनली मेरी सास जाएंगी छुट्टियों पर। मैंने शीला आंटी को मैसेज कर दिया है और वो और उनके हस्बैंड भी तैयार है। हम मम्मी जी को ये सरप्राइज देंगे, उनकी अपनी सहेलियां, अपना ग्रुप और छुट्टियां। अगली सुबह लिविंग रूम में कविता जी चुपचाप चाय पी रही है। तभी अनिका और राहुल उनके पास आते हैं। उनके पीछे पड़ोस की शीला और मोहिनी भी खड़ी है। मम्मी जी, कल आपने कहा था ना कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगी, हमने आपकी बात मान ली। अच्छा किया बहू, लेकिन माँ आप घर पर भी नहीं रहेंगी। ये देखिए आपकी बनारस और उज्जैन की टिकट, और ये रही आपकी सहेलियां जो आपके साथ जा रही हैं। क्यों कविता, बहू बेटे के पीछे बहुत घूम ली, अब जरा सहेलियों के साथ महाकाल के दर्शन कर ले। हाँ कविता, हमने तो अपनी साड़ियां भी पैक कर ली है, बस तेरा इंतजार है। ये सब सच है क्या राहुल, अनिका? हाँ मम्मी जी, इसी के साथ आपके लिए हमने किटी पार्टी भी ज्वाइन कर दी है। सच में? हाँ माँ, अब आप भी खूब मस्ती करना, लेकिन चलो चलो पैकिंग करो, 10 बजे गाड़ी आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी। कविता की खुशी खुशी अपनी पैकिंग करती है और 10 बजे घर के बाहर एक बड़ी ट्रैवलर बस खड़ी है। ये लीजिए मम्मी जी, फोन चार्ज रखिएगा और हमें वीडियो कॉल करना मत भूलिएगा। अरे क्रांति, देख मेरी बहू ने मेरा सपना सच कर दिया, अब मैं छुट्टियां मनाने जाऊंगी। चलो चलो, बस का हॉर्न बज गया। कविता जी बस की खिड़की पर बैठती हैं। उनके चेहरे पर वैसी ही मासूम मुस्कान है जो बरसों पहले जिम्मेदारियों के नीचे दब गई थी। ध्यान रखना माँ, और खूब मस्ती करना। जैसे ही बस आगे बढ़ी, कविता जी खिड़की से बाहर झांक कर चिल्लाती है, बहू लौट कर आऊंगी तो बनारस के लड्डू और उज्जैन का प्रसाद साथ लाऊंगी। देखो राहुल, मम्मी जी कितनी खुश लग रही हैं। सच में उन्हें हम दोनों के साथ की नहीं बल्कि अपने जैसे माहौल की जरूरत थी। अब तो खुश हो? हाँ फाइनली मेरी सास चली छुट्टियों पर। दोनों ठहाका लगाकर हंसते हैं।